आजकल अगर आप 40 प्लस लोगों को देखा जाए तो सभी को B12 की कमी दिख रही है और ये सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है और 40 प्लस पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आफ्टर 40 द डाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन लाइक फ्रॉम द चाइल्डहुड बट आफ्टर 40 द लाइफ बिकम्स मोर एंड मोर चैलेंजिंग। अच्छा। मसल लॉस बहुत ज़्यादा आजकल इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं क्योंकि मसल लॉस इज़ अ रीज़न फॉर मेनी मेनी डिजीजेस। छोटे बच्चे होते हैं तो हम भाग भाग के ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ सकते हैं, बट आफ्टर 40 यू फील लिटिल टायर्ड आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सर्शन। थोड़ा टायर्डनेस, थोड़ा फटीग आने लगता है। तो मुझे बताइए कि एक सेफ जोन क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दे नीड टू चेंज इन डे टू डे लाइफ जो वो सेफ जोन की तरफ अपने आप को पुश कर सकते हैं? After 40, health is not just about looking fit. It's about staying functional. It's about staying disease free. लेकिन 40 के बाद बहुत सारे इश्यूज बॉडी में आने लगते हैं जैसे कि बीपी, शुगर, और आजकल ये सब इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। सबसे वर्स्ट इशू ये है कि किसी को पता ही नहीं है शुरू कहाँ से करना है, फिटनेस की तरफ ध्यान कैसे देना है। टुडे वी हैव अर्चना मैम विद अस। हेलो। Archana ma'am has 33 years of experience and she is associated with दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल। ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में मैम काम कर चुकी है। She has lots of experience and she is mostly doing keto specialist diet and yeah, she is here with us. Yes. मैम आप हमें कुछ ऐसी चीज़ें आज बताइए जिससे हमारे 40 प्लस व्यूअर्स भी और सारे कुछ यंग जनरेशन्स भी अपने पेरेंट्स की तरफ कुछ प्रिकॉशंस ले सके, कुछ चीज़ें सीख सके। So yeah, I welcome you here. Yes, thank you very much. First of all, thank you for having me over here. And I'm not only doing keto, but I am into lifestyle management also, and I am dealing with many clients and patients in my day-to-day life. So यहाँ पे ऐसा है कि after 40, the diet is important for everyone, like from the childhood. But after 40, the life becomes more and more challenging. बिकॉज जैसे बोलते हैं ना कि एक ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद एक प्लेटो आ जाता है, फिर डिक्लाइन चालू हो जाता है। तो 40 के बाद थोड़ा एक हम अलग मोड पे चले जाते हैं जहाँ पे द हेल्थ बिकम्स अ प्रायोरिटी। राइट। सो 40 के बाद क्या चेंजेस होते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है बॉडी में कि वाई वी आर टॉकिंग हियर अबाउट आफ्टर 40। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव हर्ड अ टर्म नोन एज सार्कोपीनिया। Okay. मतलब क्या? तो मसल लॉस। अच्छा। मसल लॉस बहुत ज्यादा आजकल इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं क्योंकि मसल लॉस इज अ रीजन फॉर मेनी मेनी डिजीजेस, जैसे डायबिटीज हुआ या हार्ट प्रॉब्लम हुआ या ब्लड प्रेशर हुआ, उसके पास बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। मसल लॉस स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 40। Okay. देन दैट इज वन थिंग। अभी मसल, डू यू नो व्हाट मसल गिव्स अस? स्ट्रेंथ। सो इफ देयर इज नो स्ट्रेंथ देन यू फील टायर्ड। जैसे कि पहले हम लोग जब भी छोटे बच्चे होते हैं तो हम भाग भाग के ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ सकते हैं, इवन इन आवर कॉलेज डेज। बट आफ्टर 40 यू फील लिटिल टायर्ड आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सर्शन। थोड़ा टायर्डनेस, थोड़ा फटीग आने लगता है। राइट। अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हार्मोनल चेंजेस दैट स्टार्ट्स हैपन आफ्टर द एज ऑफ 40। जैसे मेल में भी चेंजेस होते हैं, फीमेल में भी चेंजेस होते हैं। Okay. फीमेल में तो बहुत हॉर्मोन्स के बारे में तो क्या बताऊं बिकॉज हमेशा उनका तो एक यही रहता है कि हॉर्मोन्स के इश्यूज है, हमेशा लेडीज की वही कंप्लेंट रहती है। Right. तो एक बार वो जो 40 आ गया, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, फिर वो जो एस्ट्रोजन करके एक हार्मोन रहता है बॉडी Right. में। Right. तो आफ्टर जैसे ही मेनोपॉज का टाइम आने लगेगा, एस्ट्रोजन डप करके नीचे गिर जाएगा। एस्ट्रोजन इज लाइक प्रोटेक्शन। अभी आपका प्रोटेक्शन चला गया, then you are exposed to heart problems, you are exposed to bone loss. Not only that, I'm not sure if you have any menopausal ladies around you in the family, but mood swings बहुत ज़्यादा होते हैं। Right. चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, very Right. difficult for Right. them, bloating हो जाता है। जेंट्स में भी चेंजेस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नीचे गिर जाते हैं। और एक बात, डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है ना। हम जब भी हम यंग होते हैं, चलो ढाबे पे रोटी नान खा लिया, रात को बटर रोटी खा लिया, Okay. पनीर की सब्जी या जो भी है नॉनवेज खाया, बिल्कुल। फिर भी नेक्स्ट डे वी आर फाइन, Very fine. बट दैट डजंट हैपन आफ्टर 40। कॉम्प्रोमाइज हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड देन इन दैट केस ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स।
सो ये सारे सारे चेंजेस अपने बॉडी में, और बाकी तो आपको पता होगा कि फिजिकल चेंजेस ऑल्सो बाउंड टू हैपन, बाल झड़ना, ग्रे हो बिल्कुल। जाना, वाइट हो जाना, फिर उसको कलर करना जरूरी हो जाता है, कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड पीपल डोंट डू एक्सरसाइज नाउअडेज, यू नो, इतना ज़्यादा। तो अगेन स्पॉन्डिलाइटिस, आपको पता होगा फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, बट जो नहीं करते, फ्रोजन शोल्डर्स, बैक पेन, फिर स्पॉन्डिलाइटिस, ऑल दिस स्टार्ट्स आफ्टर 40. So it's a very challenging, this is a very, very hot topic actually, which we are talking about today. I have mostly seen कि diet और exercise goes hand in hand. Yes. Because when we speak about gym and everything, it's fine. But then if we speak about post 40, it is not people are not so free to maintain diet every time. Travel करना बहुत होता है due to jobs, due to various kind of things. तो हम लोग कैसे अपने डे टू डे हैबिट्स में, जब हमारे पास टाइम है, क्या चीजें हम लोग चेंज करें और कैसे एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ हम लीड कर सकते हैं? I would say that diet is everything actually. Diet is 80%, exercise is 20%. That is the ratio. जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कैलोरीज, बिकॉज लोगों को तो वही सोचते हैं कि बस हमें इतना कैलोरीज खाना है, उतना कैलोरीज खाना है। Okay. एप्स अलग अलग डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसमें देखते रहते हैं कि आज मैंने 600 कैलोरीज खाया, आज मैंने 1200 कैलोरीज खाया। दैट डजंट मेक एनी सेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान देना है कि डाइट इज फॉर गिविंग अस नरिशमेंट, इट इज गिविंग अस our body has millions of cells, and all these cells require good nutrition. We require 44 nutrients on daily basis. So first of all, you have to see to it that you have to follow a balanced diet. Nowadays, because of social media and there are so many things around us, we read lots of things, we see lots of things. There are quack diets, there are quick crash diets, even keto is good, but you should not do it on your own, because it can cause you problems. Then people follow intermittent fasting, people follow some detox diets which are not even scientifically proven, and that in fact is harming your body. So you should not go for quick fixes. First of all, हमें ध्यान में रखना है कि डाइट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जैसे कि मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बताती हूँ कि हम, जैसे हमारी गाड़ी हमें कितनी प्यारी होती है ना, भले वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। Okay. जब भी हमारी कार होती है तो हम उसकी केयर लेते हैं, उसको गराज में भेजते हैं, उसको हम क्लीन करते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन हम बॉडी के पास उतना ध्यान देते हैं क्या? गाड़ी तो चलो भैया आपने 10 साल यूज किया, देन यू कैन सेल इट ऑफ, यू कैन बाय अ न्यू कार, सो दैट कैन हैपन। बट बॉडी, मतलब बीच में मैंने एक ऐसे ही सुन रही थी एक वीडियो, और वहाँ पे उन्होंने एक बॉडी का वैल्यू निकाला कि हमारी बॉडी का वैल्यूएशन क्या हो सकता है, तो करोड़ में जाता है वो। मतलब अगर हम देखना चाहे, मतलब आई वुड से इट इज नॉट इवन, देयर इज नो वैल्यू, इट इज लाइक उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी बॉडी का। तो अगर हमने उसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमें लास्ट हमारा ब्रेथ तक उसे हमें संभालना है, Right. तो अगर हम उसको केयर नहीं करेंगे, हम दूसरा बॉडी तो नहीं ला सकते ना, जब तक Right. प्रोबेबली नेक्स्ट बर्थ में ही हमें मिल सकता है, Right. नॉट इन दिस बर्थ। Right. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, एंड फॉर दैट there is no option but a good diet, a balanced diet with macronutrients and micronutrients. सारी की सारी चीजें उसमें होना बहुत जरूरी है। आप जो भी खाते हो अपने बॉडी का वो पार्ट बन जाएगा, अपने सेल्स का वो पार्ट बन जाएगा। सो यू हैव टू ईट इट विथ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज आपने अभी कीटो डाइट के बारे में मेंशन की, since you are also working as a keto diet specialist in many of the hospitals in Pune and all over India. Yes. And आप कंटिन्यूसली उसी फील्ड में आप काम कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस होगा बहुत सारे अलग अलग पेशेंट्स के साथ। मुझे एक शॉर्ट में कीटो डाइट के बारे में कुछ बताइए। Okay. if that diet is very good for people to adapt, and क्या ये डाइट हम लोग चीजें लाइक चैट जीपीटी से पढ़ के या फिर एआई के थ्रू पढ़ के या फिर गूगल पे पढ़ के हम लोग ये चीजें यूज करनी चाहिए, या वी शुड ऑलवेज कंसल्ट अ प्रोफेशनल फॉर दिस? एंड ऑल्सो शेयर मी एक काइंड ऑफ आपका कुछ किस्सा बता दीजिए कि कोई स्पेसिफिक पेशेंट के साथ
जो आपको एक नया एक्सपीरियंस था? यस यस सी कीटोजेनिक डाइट के बारे में तो बहुत ज़्यादा है बात करने के लिए. आई डोंट थिंक वी हैव गॉट सो मच ऑफ टाइम. बट डेफिनेटली कीटोजेनिक डाइट ओरिजिनली इट स्टार्टेड फॉर एपिलेप्सी. 1920 में ये डाइट Okay. आया है फॉर एपिलेप्सी. सो कीटोजेनिक डाइट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ लो कार्ब डाइट, इट इज़ हाई फैट डाइट एंड इट इज़ अ नॉर्मल प्रोटीन डाइट. जनरली जब भी लोग यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो दे सी कीटो डाइट इज अ हाई फैट एंड अ हाई प्रोटीन डाइट. इट इज नॉट अ हाई प्रोटीन डाइट, इट इज अ नॉर्मल प्रोटीन डाइट. क्योंकि इसमें अगर हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो किडनी पे उसका असर होता है. असर हो सकता है. तो कीटो के बारे में बहुत उल्टा सीधा लोग बात करते हैं क्योंकि गलत तरीके से लोग करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आजकल तो कीटो डाइट डायबिटीज के लिए भी कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए भी कर रहे हैं. तो मैं एक बताऊं कि साइंटिफिकली करना बहुत जरूरी है. इफ यू वांट टू फॉलो कीटो फाइन, बट गो टू अ प्रॉपर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डाइटिशियन बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल. उसके पहले ब्लड टेस्ट कराना होता है, आपका हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपका डाइट हिस्ट्री क्या है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, वो डाइटिशियन को समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि एक बार एक आया बंदा और वो बोला कि मुझे कीटो डाइट करना है, मैं जिम जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं कीटो कर रहा हूँ लेकिन कोई असर नहीं हो रहा. तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप अभी क्या खा रहे हो मुझे बताइए. तो ही टोल्ड मी दैट ही इज ईटिंग 2 kilos of chicken every day, he is having 2 times whey protein, he is having 6 eggs, the diet has been given to him by someone. So actually he was eating 200 to 250 grams of proteins per day. अभी इतना उसकी बॉडी को जरूरत है नहीं. एक्सेस प्रोटीन का क्या होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड अगेन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर बॉडी फैट. Yes. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड दे जस्ट फॉलो इट कि मुझे चिकन खाने को मिल रहा है सो आई विल फॉलो कीटो, मुझे चीज खाने को मिल रहा है तो आई विल फॉलो कीटो. इट इज नॉट लाइक दैट. कीटो से एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जिनका कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस पुअर है उनको कीटो काम करेगा. अच्छा. लेकिन वो शॉर्ट टर्म करना चाहिए क्योंकि ज्यादा करके लोग उसको लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाते. तो वो लोग क्या होता है कि रेगुलर डाइट करके बोर हो जाते हैं. तो कीटो उनको थोड़ा चेंज देता है और रिजल्ट्स भी देता है, थोड़ा मोटिवेशन देता है. लेकिन जो भी करना है अंडर प्रॉपर गाइडेंस करना जरूरी है. अर्चना मैम, मैंने एक चीज रिसेंटली बहुत ज्यादा देखी है कि B12 का अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है. वी हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ इश्यू प्रीवियसली. आजकल अगर आप 40+ लोगों को देखा जाए तो सभी को B12 की कमी दिख रही है. आई हैव सीन 100 ऑफ पीपल अराउंड मी जिनको B12 की कमी दिख रही है. तो फिर वो इंजेक्शंस के थ्रू लोग बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग टैबलेट्स ले रहे हैं, बट आई हैव सीन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग ऑलवेज इंजेक्शंस फॉर दैट. सो और ये सिटी लेवल पे बहुत ज्यादा दिख रहा है और 40+ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है. तो मुझे आपसे यही जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस. पहले तो ये बातें नहीं हुआ करती थी, तो आज 2026 में हम लोग जब बैठे हैं तो क्या चेंज हुआ है? सिर्फ B12 की नहीं, B12 एंड विटामिन D3 इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा दिखती है. मतलब कोई भी पेशेंट क्लिनिक में आता है तो या तो वो अपने ब्लड रिपोर्ट्स लेके आते हैं या तो हम उनको एडवोकेट करते हैं कि आप प्लीज़ आपका B12 और D3 चेक कराइए क्योंकि 90% तो एटलीस्ट 70% लोगों में तो कम ही आता है. देयर इज़ वन मिथ कि जो नॉनवेज खाते हैं उनका B12 ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है. कि जो लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं, जो सनलाइट में भी जा रहे हैं, मतलब बीच में एक स्टडी हुआ था कि जो ट्रैफिक हवालदार जो रहते हैं तो उनके ऊपर एक स्टडी किया गया कि वो तो पूरा दिन धूप में रहते तो उनका D3 लेवल्स क्या रहते, तो उनके भी कम आए. मतलब ऐसे ही होता है, मतलब कि बहुत लोगों जो IT में बैठते हैं पूरा दिन AC में, उनके तो कम आते ही हैं. सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. जो पहले तो मतलब जैसे मैं जस्ट so many years back when I was working in a hospital, हम लोग तो विटामिन D और वो तो चेक भी नहीं कराते थे, ना ही उसको देखते थे. मतलब हम बोलते थे वो तो भैया नॉर्मल ही आने वाला है, वो तो कोई कम ज़्यादा आने ही वाला नहीं. बट nowadays that is a problem. So problem lies with 2-3 things, like जैसे कि आपने just you rightly mentioned कि affluent family में तो ज़्यादा ही ये सारे problems होते हैं. तो एक तो हमारा जो पहले का जो लाइफस्टाइल था वो अभी नहीं है. अभी हम ज़्यादा क्लीनलीनेस, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो होना चाहिए बिकॉज इतने सारे बीच में स्वाइन फ्लू आ गया, कोविड आ गया,
तो हम लोग तो ज़्यादा सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं, सोप्स यूज़ करते हैं। तो पहले जैसे फार्मर्स हुआ करते थे तो वो सॉइल में हाथ डाल के काम करते थे, तो सॉइल में से गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके बॉडी में जाते थे, उनके Okay. गट में जाते थे। B12 एंड D3 का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा अच्छे से करते हैं। ओके तो अभी क्या है कि गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो बैलेंस है वो खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, ओवर क्लीनलीनेस, लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गट में है उनको भी फूड चाहिए ना, वो फूड कहाँ से मिलेगा? तो फाइबर में से मिलेगा। जो अगर हम सलाड्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमें वो मिलने वाला है। तो Okay. वो तो ज्यादा लोग कॉन्शियसली खाते ही नहीं है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम कि ये चीजें हो रही है। एंड अनदर थिंग इज ओवरऑल स्ट्रेस भी ज्यादा है, या ओवरऑल ईटिंग जंक फूड का कंजम्पशन ज्यादा, शुगर्स, ये सारी चीजें खा खा के हमारा गट माइक्रोफ्लोरा और खराब हो रहा है। सो ये सारे हम देख रहे हैं कि लोगों को डेफिशिएंसीज बढ़ रहे हैं, विटामिन D3 और B12, और उसकी वजह से उनको काफी सारे सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे Okay. जैसे कि विटामिन D3 इज नॉट ओनली फॉर बोन्स। आफ्टर 40 विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका विटामिन डी कम होगा तो चांसेस है कि फैट ज्यादा रहेगा, ओके डायबिटीज होने की चांसेस है, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस है। फिर सबसे तो ज्यादा अभी लिंक आया है विटामिन डी एंड कैंसर का। सो विटामिन डी एक्ट्स लाइक एन हार्मोन इन आवर बॉडी। सो नाउ व्हेन वी नो, बिकॉज न्यूट्रिशन साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, ऑलवेज कुछ नई नई चीजें आती है सामने। Right. तो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और B12 भी अगर कम होगा, B12 इज फॉर ब्रेन, फॉर आवर कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, अगर वो कम होगा तो मेगालोब्लास्टिक अनेमिया, एक टाइप का अनेमिया बॉडी में, टायर्डनेस, वीकनेस, ये सारी चीजें होती है। जॉइंट पेन्स भी Yes. मोस्टली आई हैव सीन पीपल विद जॉइंट पेन्स। या यस, उन्होंने कुछ टेस्ट करवाया, कुछ शुगर टेस्ट करवाया, कुछ हुआ तो उन्हें पता लगा कि B12 की कमी है। बहुत ज्यादा होता है। बट दिस वाज वेरी दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर हर्ड अबाउट B12। आई वाज लाइक ये क्या है, और ये सभी 40 प्लस लोग इसकी बातें क्यों करने लगे हैं। तो आई गॉट टू नो मेनी ऑफ द थिंग्स फ्रॉम यू राइट नाउ। और लोग हमें पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए हमें इसके लिए, मतलब जो थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स में वो मिलता है, नॉनवेज में मिलता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होता। कोई कोई लोगों का तो गोली खा के भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर B12 बहुत ज्यादा कम है तो एक होमोसिस्टिन लेवल करके है, उसके ऊपर असर होता है। तो वो अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ेंगे। सो स्पेशली आफ्टर 40 ऑल दिस थिंग्स नीड्स टू बी रूल्ड आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्लड चेकअप कराओ, आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, एनुअल चेकअप कराओ, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। वन थिंग जो अपनी बातों से मुझे एक और बात पता चली, डिजीज लाइक कैंसर, डिजीज लाइक हार्ट अटैक, इसके रेट्स अगर आप देख सकते हो तो लेट 30s और अर्ली 40s में बहुत बढ़ चुके हैं। बट मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने अर्ली एजेस में हार्ट अटैक्स जैसी चीजें कैसे इतनी बढ़ गई है। तो एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? Yes, lots to talk about this again, especially after COVID, as we are Okay. seeing heart attacks तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। Right. So one is there is lack of movement, body movement. जैसे कि sedentary lifestyle हो गया है हमारा, पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने, मोबाइल्स, सो वी आर ऑलवेज सिटिंग। ऐसा बोला जाता है कि सिटिंग इज अ लाइक स्मोकिंग। सिटिंग इज मतलब उसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है स्मोकिंग के साथ। ओके लोग पूरा दिन ऑफिस में बैठेंगे, फिर घर आने के बाद मेंटली बहुत टायर्ड हो जाते हैं, फिर घर आने के बाद काउच के ऊपर बैठ के हाथ में डिनर लेके सामने टीवी या जो भी नेटफ्लिक्स, सो ऑलवेज सिटिंग। सो दैट इज वन थिंग, देयर इज लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अनदर थिंग इज लैक ऑफ स्लीप। लोगों को लगता है कि 3-4-5 घंटे सो लिए काम हो गया, तो रात को भी वापस मोबाइल चालू रहता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है बिकॉज ऑफ वर्क। तो वो एक है, स्लीप इज ऑल्सो इज लाइक अ मेडिसिन फॉर अस। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं होगा, योर हेल्थ इज गॉन। सो दैट one thing people need to take care of. Another important thing in today's life is stress. कॉन्स्टेंटली देर इज स्ट्रेस गोइंग ऑन। वो टिक 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 घड़ी चालू है। मतलब पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, बट अभी मोबाइल नोटिफिकेशन आया है, क्या डेडलाइंस है, कुछ प्रोजेक्ट्स चालू है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, EMI भरना है, so many things around us constantly because we are living in such a modern era that constantly we are in the
फाइट मोड, यू नो दैट कॉर्टिसोल लेवल, जो कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रहता है, Okay. जो हमारी बॉडी में ज्यादा, वो हमें प्रोटेक्ट करने आता है बेचारा, लेकिन फिर हम वो जोन में चले जाते हैं, एंड दैट स्ट्रेस इज अ बिग प्रॉब्लम, सो विच विल हैव डैमेज योर ब्लड वेसल्स. जैसे हम लोग छोटे होते हैं ना, मैं हमेशा और एक एग्जांपल आपको यहाँ देना चाहती हूँ कि जब भी हम छोटे होते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है. अच्छा. जैसे आपने कोई घर लिया, नया घर लिया, तो वहाँ पे अगर जो ड्रेनेज सिस्टम होगा ना, वो अच्छा होगा ना, बट बाद में हम वहाँ पे यूज करेंगे, फिर बाद में वो चोकअप हो जाता है, फिर प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, पाइप चेंज करना पड़ता है. सो हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो भी धीरे धीरे उनका वो जुने हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, एंड देन क्लॉगिंग होना शुरू हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ डाइट, अगेन अल्ट्रा रिफाइंड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड. जैसे मैं कभी मॉल में जाती हूँ ना, तो अभी मैं देखती हूँ लोग क्या कर शॉप कर रहे हैं, तो जनरली पीपल डोंट इवन सी द labels. They don't want to see what it contains, because आपने कोई भी उठा लिया ना, तो उसमें 10-12 ऐसी चीजें होती है जो हमें समझ में भी नहीं आती. लोग क्या देखते हैं, इसके ऊपर ये फ्री है, उसके ऊपर वो फ्री है, ये बड़ा पैकेट लिया बिस्किट्स का तो 20 रुपया फ्री, तो डाल दिया ट्रॉली में. सो पीपल आर ईटिंग सो मच ऑफ अल्ट्रा रिफाइंड and ultra processed food, so much of salt, so much of sugar. Then again social हमारा रहता है, सोशल फैक्टर, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया. सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको गिनवाई है. सो ये हमारे हार्ट को हैम्पर कर सकती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है. एंड वन मोर थिंग, जैसे यू जस्ट मेंशन ना कि 30 इयर्स में क्यों हो रहा है, 40 इयर्स में क्यों हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, और लोग अर्ली साइंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि देखना चाहिए, चेकअप नहीं हो रहा है, अभी तो अभी टाइम है, मुझे कुछ होगा नहीं, मैं 60 में देख लूंगा. कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, माइल्ड चेस्ट पेन हो जाता है, या थोड़ा थकावट लगती है. दैट इज द टाइम यू हैव टू गो टू द डॉक्टर. और यू हैव heart problem running in your family, genetics is also a big thing. Yes. So अगर मालूम है कि मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सफर हुए हैं, तो इट इज द टाइम टू टेक अ कॉल एज अर्ली एज पॉसिबल. एज वी से ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. कि बाद में फिर डॉक्टर बोलेगा अरे बाप रे अभी ये हो गया वो गया, अभी ये डाइट करो, उससे अच्छा पहले ही थोड़ा करो ना. पहले ही एक्सरसाइज करो. सो दैट्स द थिंग, दिस जनरेशन have to take care, they need to take care of their early signs detection, and go to the doctor and also to the dietitian at the right time, as early so as they can possible. correct their diets and their medicine if it is required. आपने अभी स्ट्रेस की बात की, आपने अभी कुछ कुछ मेजर फैक्टर्स की बात की जो डे टू डे में लोग चेंज कर सकते हैं. अगर एक अर्ली प्रिकॉशन ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा. तो मुझे बताइए कि एक सेफ जोन क्या है, कि दिस इज द सेफ जोन, दिस इज द पॉइंट वेयर पीपल आर सेफ. व्हाट आर द थिंग्स दे नीड टू चेंज इन डे टू डे लाइफ जो वो सेफ जोन की तरफ अपने आप को पुश कर सकते हैं. राइट, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन, क्योंकि एज वी जस्ट सेड प्रिवेंशन इज ऑलवेज गुड, एंड वी हैव टू स्टार्ट आवर हेल्थ जर्नी एज सुन एज पॉसिबल. ऐसा नहीं कि कोई रेड सिग्नल मिल गया उसके बाद ही आप स्टार्ट करो. इट इज ऑलवेज बेस्ट टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. तो यहाँ पे हमें एक तो क्या क्या चीज़ें हमारे लिए देखनी है कि क्या है हमारे हेल्थ के साथ क्या हो रहा है. पहली तो हमें हमारा आइडियल बॉडी वेट जो हमें देखना जरूरी है कि वो वेदर वी आर इन द आइडियल बॉडी वेट और नॉट. तो उसमें इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, ब्रोकाज इंडेक्स करके है, योर हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100. हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100. इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. जैसे किसी का हाइट अगर 160 होता है तो 60 शुड बी योर आइडियल बॉडी वेट. अभी इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है कि थोड़ा सा यहाँ वहाँ चलेगा, लाइक 60 अगर हम बोल रहे हैं तो 65 तक भी चल सकता है, बिकॉज वेट इज नॉट एवरीथिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट योर बॉडी कॉम्पोजिशन. क्योंकि हमारे बॉडी में 4 कंपोनेंट्स है, फैट्स है, मसल्स है, बोन्स है एंड वाटर है. ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. और जब भी हमारे पास क्लिनिक में लोग आते हैं तभी हम बॉडी फैट असेसमेंट करते हैं. तो लोगों को क्या करना चाहिए ना, अपना बॉडी फैट असेसमेंट करके लेना चाहिए वेरेवर पॉसिबल. या तो यू गो टू अ डाइटिशियन और यू गो टू अ जिम, गेट योर असेसमेंट डन कि मेरे बॉडी में कितना फैट्स है.
you will wonder, sometimes people come to us for weight gain diet as well. For them also we do the body fat assessment, and sometimes उनका भी body fat ज़्यादा आता है. In India we have a concept which is known as skinny fat. लोग दिखते पतले हैं but body fat ज़्यादा है, which is again not a good thing. उसके लिए लोग BMI इंडेक्स नहीं, भी वो सब- BMI is again different. BMI जो हाइट वेट पे कैलकुलेट होता है, ओके ये हमारे मशीन में ये 4 जो चीजें हैं, जैसे कि उसका बॉडी फैट कितना है, जैसे कि मेन में होना चाहिए बिलो 20, ओके लेडीज में होना चाहिए बिलो 30, बिकॉज लेडीज दे फीमेल दे हैव नेचुरली मोर फैट्स Right, देन right. मेल. सो वो एक विसरल फैट भी चेक होता है. विसरल फैट मतलब एब्डोमेन के ऊपर कितना फैट है. एब्डोमेन के ऊपर 2 टाइप्स के फैट्स होते हैं. एक सबक्यूटेनियस फैट होता है जो बाहर दिखता है, और विसरल फैट मतलब जो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है. अगर वो ज़्यादा होगा तो फिर आपको डायबिटीज़ होने के या ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा है. तो विसरल फैट, दोनों फैट मतलब अंदर का फैट और बाहर का फैट दोनों बाहर का फैट उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अंदर का फैट है वो ज़्यादा मैटर करता है. वो इंडिकेट करेगा कि आपको ये डिजीज आगे जाके हो सकते हैं. अगर, क्योंकि सिंपल है, अगर आपका वो फैट ज़्यादा रहेगा विसरल फैट, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा. इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो देन प्रोबेबली यू विल हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज. आपका वेट बढ़ेगा, आपको प्री डायबिटीज हो सकता है, आपको डायबिटीज आगे जाके हो सकता है. सो ये सारी सिंपल चीजें हैं कि जो हम करवा सकते हैं. राइट, बॉडी फैट असेसमेंट करना, एक तो मैंने बता दिया कि वेट तो आप घर पे ही कैलकुलेट कर लो. BMI तो आपको कहाँ भी आपने डाल दिया तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा. BMI कैलकुलेटर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है. 18 और 25 के बीच में आपका BMI होना चाहिए. उससे ज़्यादा हुआ तो आप ओवरवेट है, उससे कम है तो अंडरवेट है. तो ये तो बहुत सिंपल है. अभी एक मज़े की बात बताती हूँ कि ये तो सारी चीज़ें क्लिनिक में होती है. बीच में जब भी कोविड का टाइम था तभी हम लोग ऑनलाइन डाइट्स दे रहे थे. हाँ, तो फिर कैसे करें ना लोगों का, तो हम उनको सिंपल चीज़ें, फिर मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, अभी तो क्लिनिक में तो आ नहीं सकते, तो मैंने उनको 2-3 चीज़ें, ये मैंने उनको आइडियल बॉडी वेट तो मैं खुद कैलकुलेट कर रही थी, BMI भी मैं कर रही थी. फिर मैंने बोला उनको बॉडी मेजरमेंट्स ले लो. अच्छा, खुद का. ओके. तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बिफोर एंड आफ्टर मेजरमेंट्स कितने कम हो रहे हैं. फिर एक वेस्ट टू हिप रेशो होता है जो हम मेजरमेंट्स ले सकते हैं. सो माई थिंग इज, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वेट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर बॉडी कॉम्पोजिशन. और हमें एक ब्लड टेस्ट भी करके देखने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. जब तक बॉडी पूरी तरह क्रैश नहीं हो जाती ना, तब तक हम कुछ करते नहीं हैं. हम लोग बैठे रहते हैं कि चलो थोड़ा सा ले लिया, क्विक फिक्स कर लिया, ऐसे करते रहते. ऐसे नहीं करना चाहिए. टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. आप असेसमेंट करो, ब्लड टेस्ट करो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाइए, और एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए. 1 आवर एटलीस्ट एक्सरसाइज के लिए देना ही चाहिए. डाइट इंप्रूव कीजिए, स्लीप इंप्रूव कीजिए. सो ऑल दिस हेल्थ पैरामीटर्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, उसके ऊपर ही आपको काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है. Okay, nice. What do you think about cooking oils? Do you recommend anything? Do you recommend few of the things जो daily household में change होनी चाहिए, जिससे हमने जैसे कहा कि हम लोग सेफ जोन की तरफ और पुश कर सकते हैं? Anything about oils? कुकिंग ऑयल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, बिकॉज अगर ऑयल नहीं होता तो खाना तो मुझे नहीं लगता कि किसी को या अच्छा ही लगता, बिकॉज वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्योंकि इट्स अ मीडियम ऑफ कुकिंग, देन अगर हमें वो यूज़ करना ही है, सब लोग यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक बात कहनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी लग रही है कि फैट फ्री डाइट एंड ऑल नहीं करना चाहिए. लोगों को कभी डॉक्टर बताते हैं ना कि अभी आप तेल कम करो, कुकिंग ऑयल कम करो, तो उन्हें क्या लगता है कि मैं पूरी तरह बंद कर देता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. ऐसा नहीं होता. आवर बॉडी नीड्स इसेंशियल फैटी एसिड्स ऑन डेली बेसिस. तो मिनिमम 15 to 20 ग्राम्स ऑयल हमें लेना ही है. कि जो, क्योंकि देखिए हमारे स्किन के लिए ऑयल जरूरी है, हमारे हॉर्मोन्स के लिए ऑयल जरूरी है. अगर वो हम नहीं लेंगे, अगर ऑयल कम लेंगे, बहुत लोगों को ड्राई स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो हमें वो लुब्रिकेंट के लिए चाहिए. तो देन अगर करना है यूज तो फिर हमें अच्छा ही करना है. दैट इज अगेन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. अभी जब भी हम ऑयल की बातें करते हैं तो ऑयल में भी कोई केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, और उसके ऊपर से उनका एक क्लासिफिकेशन डिवाइड करते हैं.
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड दिखेंगे. ओके. फिर एक म्यूफा करके होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड Okay. एक प्यूफा, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अभी साइंस बताता है कि इसे हमें एक रेशियो में लेना चाहिए, 1:1:1. फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि अगर मुझे पेशेंट को या किसी क्लाइंट को बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी कि आप सुबह है ना म्यूफा यूज करो कुकिंग में. तो म्यूफा में क्या आएगा, ग्राउंडनट ऑयल आएगा, तिल ऑयल आएगा, ऑलिव ऑयल आएगा. डिनर में आप प्यूफा यूज करो तो सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ये ऑयल वहां पे आते हैं. सैचुरेटेड फैट्स नहीं, घी बटर ऊपर से ले सकते हैं. अच्छा. सो दैट वे, सो अगर किसी को 3 चम्मच ऑयल देना है, वेरी सिंपल, 1 चम्मच इन द मॉर्निंग, 1 स्पून इन द इवनिंग, एंड 1 स्पून ऊपर से डाल दो, चावल के ऊपर डाल दो, ऐसे. तो अगर अभी ये ऑयल का रिकमेंडेशन है, पर्सन के ऊपर चेंज करेगा. किसको वेट लॉस करना है, प्रेग्नेंट लेडी है, छोटा बच्चा है, तो डेफिनेटली अगर बच्चे रहेंगे तो ऑयल का प्रमाण, उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोई कोई लोगों को ये कंफ्यूजिंग लग सकता है. सो देन यू कैन कीप चेंजिंग द ऑयल. कभी म्यूफा यूज कीजिए, कभी प्यूफा यूज कीजिए, लेकिन 2 चीजें ध्यान में रखिए. ऑयल को मिक्स मत कीजिए. लोगों को आदत रहती है कि सारे ऑयल को मिक्स करके रख दिया फिर यूज किया. आई वुडंट रिकमेंड दैट. सो यू कैन कीप चेंजिंग द ऑयल like that. So that will really help because all these oils are important. So in our day to day life, जैसे मैंने बोला मिनिमम ऑयल होना चाहिए, चेंज करते रहना जरूरी है. हम क्या बना रहे हैं घर पे, उसके ऊपर भी कौन सा ऑयल यूज करना वो भी इम्पोर्टेंट है. जैसे कि आप कभी देखिए, मैं खुद डाइटिशियन हूँ और आप लोग मेरा बात सुन रहे हैं, तो हम तो कभी ना कभी तो फ्राइंग करते ही है ना. ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्राई, और बाहर का खाने से अच्छा तो है घर पे ही हम समोसा फ्राई करके खा लो, क्योंकि हमारा ऑयल अच्छा होगा, राइट, क्योंकि हम ऑथेंटिक ऑयल यूज करने वाले हैं. तो अगर हमें हाई स्मोक पॉइंट वाला ऑयल लेना जरूरी है अगर हम फ्राइंग करेंगे, क्योंकि उसका हाई फ्लेम होगा, राइट, तो उसमें आप यूज कीजिए ग्राउंडनट ऑयल, उसमें मस्टर्ड सीड ऑयल यूज कीजिए, राइस ब्रान ऑयल यूज कीजिए, या आपको तड़का देना है क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लेम लगता है. अगर आपको कुछ सॉटे करना है या आपको थोड़ा सा सैलेड ड्रेसिंग ड्रिजलिंग करना है तो यू यूज ऑलिव ऑयल. सो यू कैन यूज ऑयल एज पर द रेसिपी. इट इज important to use the oil, different types of oil. And last and very important thing that I tell all my patients, that do not use refined oil. We talk so much about chemical free life nowadays because you must have heard about fatty liver disease. आजकल non alcoholic fatty liver disease बहुत बढ़ रहा है. That is because we are taking so many chemicals in our body. ऐसे बोलते हैं कि 4000 से ज्यादा chemicals हमारे बॉडी में जा रहे हैं. तो अगर हम रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे तो उसमें भी तो केमिकल्स यूज होते हैं. वो प्रोसेस बहुत हाईली प्रोसेस किया हुआ होता है. तो उसमें जो नेचुरल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, जो सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो क्या मिलता है हमें, फिर वो रिफाइंड ऑयल डाइजेस्ट करने के लिए लीवर पे ज्यादा प्रेशर आएगा, गट पे ज्यादा प्रेशर आएगा. सो वी डोंट वांट टू यूज दोज काइंड ऑफ ऑयल्स. प्लीज यूज कोल्ड प्रेस ऑयल्स, जो कम से कम प्रोसेस किए हुए हैं, तो हमारे बॉडी के ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं आएगा, और उसमें जो ये सारे विटामिन है ना वो सेव रह जाते हैं. एक तो हम फिर क्यों टैबलेट्स लेना, अगर हमको खाने में से ही मिल रहे हैं तो इट इज ऑलवेज गुड. मैम, मैं जेन्युइनली आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आई हैव रेड अबाउट, लाइक ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, मैंने बहुत सारे ऑयल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की, बट इतना प्रॉपरली और इजी आसान भाषा में मुझे कभी ऑयल के बारे में इतना अच्छे से कभी समझा नहीं है. तो थैंक यू फॉर दैट. एंड वी विल हैव वन फाइनल रैपिड फायर राउंड राइट नाउ, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको रैपिड फायर आंसर देना है. दैट्स ऑल. सो वन डेली हैबिट एवरीवन अबव 40 मस्ट फॉलो. Exercise, exercise, exercise. Have 1 minute. You have combination, weight training, cardio and yoga. Okay. Yoga. Nice. Yes. I like it. One food or ingredient to cut down after 40. Sugar. I think sugar for everyone. Everyone, and especially जिसमें added sugar होता है ना, sweets and all that, those kind of things. Okay. It becomes an addiction. Okay. One health myth after 40 that needs to be busted.
Yes, कि after 40 के बाद में मेरा कुछ नहीं हो पाएगा. That is a big myth. There is a lot to do, and I think people say that life starts after 40. So you should take it very positively and take care of your health. Okay, one simple change that shows improvement within 30 days. You have to sleep properly and chew your food very. There are two things I would like to say for 30 days कि अच्छे से सो और चबा के खाओ, so that really will improve your digestion. थैंक यू अर्चना मैम, आपसे हमें आज बहुत सारी डे टू डे हैबिट्स, जो हमारा इस पॉडकास्ट का मोटिव था कि एक डेली हैबिट्स में अगर हम कुछ चीज़ें चेंज कर पाए, जैसे कि आपका लास्ट पॉइंट था च्यूइंग, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग चेंज कर पाए तो वी कैन पुश टू द सेफर जोन, वी कैन पुश टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ. सो या, थैंक यू सो मच फॉर Yes. कमिंग हियर Thank you and so discussing much. these things. Yeah.